ये नया लेसन है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उपसह संयोजी यौगिक। देखिए उपसह संयोजी यौगिक होते कौन है पहले ये जान लो। तो उपसह संयोजी यौगिक बनाते कौन है। इससे पहले आपने पढ़ा है एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़े हैं। तो उसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही जो है उपसह संयोजी यौगिक बनाते हैं। उपसह संयोजी यौगिक कौन बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत अंदर जो है भाई डी ऑर्बिटल्स होते हैं और डी ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है बंध बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब बंध बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं भाई एस ऑर्बिटल तो करते ही करते हैं, वो तो बाहर सेल से करेगा ही करेगा, और उसके भीतर डी ऑर्बिटल होता है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोनों मिल करके करते हैं। तो डी वाला एक कर देता है तो एक करता है, नहीं दो करता है, तीन करता है। तो जैसे जैसे बदल बदल के वो जो है पार्टिसिपेट करता है वैसे वैसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए जो है डी ऑर्बिटल्स भाई जिस हिसाब से जो है पार्टिसिपेट करता है वैसे लोगों को ज्यादा जोड़ता है। तो जब ज्यादा लोगों को जोड़ता है तो उसी हिसाब से जैसे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जटिल यौगिक होते हैं, तो जटिल यौगिक भी उसी हिसाब से कम ज्यादा होकर के बढ़ते रहते हैं। तो कहने मतलब डी ऑर्बिटल्स, जिसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं यानी डी ऑर्बिटल जिनमें होते हैं वही जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा लेसन है उपसह संयोजी यौगिक। संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, संकुल यौगिक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या उपसह संयोजी को ऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड यौगिकों का निर्माण करना संक्रमण धातुओं का प्रमुख गुण है। जो संक्रमण धातुएं होती है वो संकुल यौगिक जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या उपसह संयोजी कोऑर्डिनेट कंपाउंड यौगिकों का निर्माण करने का जो गुण है वो किसके अंदर है, संक्रमण धातु के अंदर। और संक्रमण धातु कौन होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रमण धातु कहा गया है। अभी इतनी देर हमने क्या बताया, हमने कहा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड या उपसह संयोजी यौगिक बनाते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स भाई वही है कि यौगिकों का निर्माण करना संक्रमण धातुओं का प्रमुख गुण है। इन तत्वों के आयन उपसह संयोजी बंध द्वारा संकुल यौगिक बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। देखो उपसह संयोजी यौगिक जो है केवल संक्रमण धातु ही बनाते हैं, समझ में आया कि नहीं। चाहे उपसह संयोजी यौगिक कहिए, चाहे संकुल यौगिक कहिए, चाहे संकुल यौगिक हमने लिखा है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स संकुल, संकुल को आप थोड़ा अपनी भाषा में अगर ऐड करो तो संयुक्त यौगिक करो, ठीक है। संकुल, संकुल जानते हैं जैसे इकट्ठा कोनो चीज ढेर के हो जाए तो वही संकुलित तो होना, इकट्ठा होना। तो अब इकट्ठा हो के कोनो एक यौगिक बढ़िया जटिल यौगिक बनाए, बढ़िया एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसी को संकुल यौगिक कहा गया, ठीक है। तो अब इसमें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो होगा ही होगा, साथ में अन्य जो है अन्य भी एलिमेंट्स होते हैं, सब लोग आपस में मिल करके एक संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। आत्मक अथवा आणविक यौगिक, देखो अब ये योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक यानी यौगिक जो है आपस में योग हो जाए, दो या दो से अधिक यौगिक जो है आपस में योग करके जब एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे योगात्मक यौगिक या
आणविक यौगिक कहते हैं। अब जान लो, पहले योगात्मक यौगिक समझ लो। योगात्मक यौगिक में ही संकुल यौगिक आएगा, समझ में आया नहीं? तो इसको पहले डाल दो, योगात्मक यौगिक, योगात्मक अथवा आणविक यौगिक, आणविक यौगिक, एडिशन, एडिशन और मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। योगात्मक अथवा आणविक यौगिक, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब योगात्मक यौगिक क्या है ये जान लो भाई। योगात्मक योग होना, जब दो या दो से अधिक यौगिकों को आपस में मिला करके उनका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। क्रिस्टलीकरण जानते हो, क्रिस्टल बनाना। क्रिस्टल जैसे NaCl देखा है, तो NaCl कैसा होता है? क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है NaCl। हमारे घर में जो नमक है, नमक कैसा क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है। तो ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जो बने हो, यौगिक जानते हो क्या है? अरे जैसे यौगिक यौगिक कर रहे हैं, यौगिक क्या है पहले यौगिक जान लो। अणु, यौगिक, परमाणु, तीन चीजें हैं। देखो ये H जो है ये हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु है ये H, ठीक। अगर आप H2 की बात करोगे तो अणु है, हाइड्रोजन का अणु है। जैसे O की बात करोगे तो ऑक्सीजन का परमाणु है, क्या है? परमाणु है। और अगर आप O2 की बात करोगे तो ये अणु है, परमाणु। और समझ में आया? यानी गैस जो नॉन मेटल्स है, ये सब नॉन मेटल्स है, बात नॉन मेटल्स की। तो जितने नॉन मेटल्स होते हैं इनके जो अकेला होगा तो परमाणु है, और अगर दो आपस में मिले होंगे तो वो अणु है। अब क्यों दो की बजाय चार जने मिला है तो और बना होगी, तो उनकी क्वालिटी है, ठीक। कहने मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके परमाणु जो है फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते। फिर अकेले न मिले हैं तो क्यों न मिले, तो अपन दो जने मिलके O2 बना लें। जैसे ऑक्सीजन जो है, अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन का सूत्र बताओ तो क्या वो बताओ? वो ना बताओ, O2 बताओ। क्यों? क्योंकि O को मिला थोड़ी, O2 मिलता है। क्यों? क्योंकि O दो जने O मिलके आपस में डबल बॉन्ड बना के लिए O2 बना लेते हैं, तो आपको O2 मिलेगा, O नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके अणु हो गए। अब बात आती है यौगिक, किसे कहोगे? यौगिक। तो अणु में देखो, अणु जो है दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में किसी बंध द्वारा जुड़ते हैं तो जो बनाते हैं वो अणु कहलाते हैं। अब बात आई हमें यौगिक समझने। तो यौगिक जैसे H2O, ये एक प्रकार का यौगिक है। जल एक प्रकार का यौगिक है। NH3, अमोनिया एक प्रकार का यौगिक है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का यौगिक है। NaCl एक प्रकार का यौगिक है। तो समझ में हमने कहा देखो, जब दो या दो से अधिक परमाणु है ना, अगर दो हाइड्रोजन के परमाणु लगा, एक ऑक्सीजन के परमाणु लगा, तो H2O बना है। तो EI यौगिक का है। जल का एक सरल सूत्र जो है H2O होता है। तो कहने का मतलब H2O जो है इसमें जो है ऑक्सीजन के एटम और हाइड्रोजन के एटम, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल करके तब H2O बना है। और ये मिली है कब? जब इनका अनुपात निश्चित होगा। यौगिक तभी बनेगा जब उनका अनुपात निश्चित होगा, और जब तक निश्चित अनुपात नहीं होगा और निश्चित अनुपात जब हो जाए तब वो रासायनिक संयोग करेगा। दो काम होना आवश्यक है, एक तो निश्चित अनुपात होना चाहिए और दूसरा वो रासायनिक संयोग करना चाहिए। और जब निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग कर लेगा तभी यौगिक बनेगा, अन्यथा यौगिक नहीं बनेगा। अगर अनुपात निश्चित नहीं है तो कहाँ जुड़े? अब तो सोचो जो है H2O में दूठी ऑक्सीजन डाल दे, दूठी हाइड्रोजन डाल दे, बन जाए H2O, असंभव है, नहीं बनेगा। कब बनेगा? रासायनिक संयोग न हो। रासायनिक संयोग कब होगा? जब 1 एटम ऑक्सीजन और 2 एटम हाइड्रोजन दोनों मिल करके आपस में रासायनिक क्रिया करेंगे, और करने के बाद तब जो है H2O बनेगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे NH3 है, अमोनिया है। अमोनिया बनाने के लिए एक एटम यानी 1 एटम
नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम आपस में मिल करके कंबाइनेशन करेंगे, रासायनिक संयोग करेंगे, तब जाकर के NH3 का निर्माण करेंगे। अब कहा कि नाइट्रोजन ढेर के डाल दे, हाइड्रोजन कम डाले रही तो बन जाए, ऐसा असंभव है। जब तक उनका अनुपात निश्चित नहीं होगा तब तक रासायनिक संयोग नहीं होगा। तो ये सब यौगिक है, समझ में आ गया ना। यौगिक क्या है? जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को आपस में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा मिलाते हैं तो जो बनता है वो यौगिक कहलाता है। यौगिक समझ में आएगा। अब बात आ जाए आणविक यौगिक, अणुओं का यौगिक, योगात्मक यौगिक। यानी जब 2 या 2 से अधिक यौगिक को आपस में मिला करके क्रिस्टलीकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? क्रिस्टलीकरण, यानी मिलाए के लिए एक यौगिक बनाए के ओके क्रिस्टलीय फॉर्म में ले आओ। जैसे फिटकरी देखे हो ना, फिटकरी में 2 यौगिक मिला रहा था। एक तो जो है फिटकरी जो है 2 या 2 जो है 2 लवण आपस में मिल करके तब एक लवण बनाया रहा था। फिटकरी में 2 सरल लवण आपस में मिल करके एक जटिल लवण का निर्माण करते हैं, वो फिटकरी होती है। अब फिटकरी लेकिन खासियत अलग है, जब तक तो ठोस रहे तब तक तो फिटकरी है, यानी एक फिटकरी है। और का जैसे पानी में डालोगे, डालने के बाद घोलोगे, तो घोलने के बाद आप जो 2 लवण अपन मिलाए रहे हो है अपने अपने लवण में भाग जा सकते। और कहा जब तक तो ठोस में लहरा हो तब तक तो रहबे, और जैसे पानी डालो भैया अपने अपन लेके भाग लिया, तो अपन आन ले खसक लिया, तो फिटकरी की अस्तित्व खत्म हुई। जब तक तो ठोस है तब तक फिटकरी है, और उसके बाद घोलने के बाद फिटकरी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो योगात्मक यौगिक वे यौगिक होते हैं जब 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों को आपस में मिला करके एक यौगिक बनाया जाता है, क्रिस्टलीकरण करा करके एक यौगिक बनाया जाता है, तो उसे योगात्मक यौगिक अथवा आणविक यौगिक कहा जाता है। समझ में आ गया इतना? ये लेसन थोड़ा टिपिकल है, जैसे पीछे वाला पढ़े हो तो पीछे वाला तब वो कुछ आसान रहा। ये लेसन आपका थोड़ा सा ट्रिपिकल होगा। ट्रिपिकल इसलिए होगा क्योंकि आप लोग इसे कुछ जानते नहीं हो, ठीक से अभी पीछे पढ़ के नहीं आया हो। तो कोई भी स्टूडेंट जो बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं जानता है, अगर वो समझना चाहे तो यहाँ से जो है, यानी देखो कोई भी लेसन हो, अगर आप स्टार्टिंग से एकदम बेसिक चीज से समझना स्टार्ट करोगे तो आराम से अपने आप समझ में आएगा। समझ में आएगा नहीं? थोड़ा थोड़ा समझो, कोनो जरूरी एक दिन में सब लोग पढ़ लो। अरे बहुत समय बा, आराम से खत्म हो जाइए। एक लेसन ना पढ़ो तो का दिक्कत, अरे एक लेसन ना पढ़ो बाकी सब पढ़ जाओ, पढ़ रहा तो लिख लियो, वही बहुत आए। कोनो जरूरी है सब पढ़े रहा हो एक को न लिख पाओ? अरे सब पढ़े रहा हो एक को न लिख पाओ, का मतलब है? कम पढ़े रहा हो, एक लेसन 2 लेसन कम पढ़े रहा हो, लेकिन जितना वहां जाओ लिख ले जाओ, वो बढ़िया है कि एक को न लिख पाओ, बढ़िया है। तो इसलिए जो भी पढ़ो हिसाब से पढ़ो, ठीक है? तो इसमें बहुत हड़बड़ाना नहीं है। और सिलेबस कम हो गया है, यूपी बोर्ड का सिलेबस वैसे पहले से अच्छा कम है, तो जब कम है तो हड़बड़ा की जरूरत नहीं है। बात कर रहे थे योगात्मक यौगिक, तो योगात्मक अथवा आणविक यौगिक जब 2 या 2 से अधिक सरल लवण को एक निश्चित अनुपात में घोलने से प्राप्त विलयन का क्रिस्टलीकरण कराया जाता है, तो प्राप्त यौगिक योगात्मक यौगिक अथवा आणविक यौगिक कहलाते हैं। हमने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक सरल लवणों को एक निश्चित अनुपात में, हमने वही बात लेके आए नहीं कि जब 2 या 2 से अधिक सरल लवण, सरल लवण मतलब होता है एकदम सिंपल छोटा छोटा जैसे बता रहे हैं, ऐसे सरल लवणों को एक निश्चित अनुपात में घोलने से प्राप्त विलयन का
क्रिस्टलीकरण कराया जाता है तो प्राप्त यौगिक योगात्मक यौगिक अथवा आणविक यौगिक कहलाते हैं। जैसे लिख लो कौन है FeSO4, ये AQ होगा एक्वस सॉल्यूशन, प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस ये भी AQ होगा 6H2O। इसको जब आपस में मिलाओगे बनेगा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O का नाम है मोहर लवण। मोहर लवण जिसे मोर लवण बोलते हैं। और दूसरा नाम अगर लिखना चाहो तो फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट नाम कुछ समझ में आया? देखो FeSO4 लिखा है, AQ का मतलब है तो जलीय विलायक में घुला जाए एक्वा सॉल्यूशन। तो FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 ये है फेरस सल्फेट। ये कौन सा लवण है? फेरस सल्फेट। ये है अमोनियम सल्फेट, ये भी एक लवण है। और 6H2O पानी है ही है। तीनों जब आपस में मिलते हैं निश्चित अनुपात में और मिल करके FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O बनाएंगे तो इसे बोलते हैं मोहर लवण। यानी एक लवण ही होगा, एक लवण ये होगा, दो लवण होंगे और दोनों पानी में मिल करके एक लवण बनाएंगे। क्रिस्टलीकरण करावागा जब तो एक लवण बना और एक लवण जो है मोहर लवण बना। इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। अरे फेरस अमोनियम सल्फेट ये है मोहर लवण, इसको बोला जाता है। आपसे मोहर लवण का फार्मूला एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये एक प्रकार का योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक है। योगात्मक यौगिक क्यों है? क्योंकि दो यौगिक आपस में मिलकर एक यौगिक बना है ना, तो इसीलिए तो योगात्मक यौगिक कहा गया। और आणविक यौगिक को कहा गया क्योंकि अणु है, एक प्रकार का एक क्रिस्टल है, एक बड़ा सा क्रिस्टल बना तो अणु बना ना। अरे यह क्रिस्टल ये रहा, यह क्रिस्टल रहा, अलग अलग रहा, लेकिन आपस में मिलकर जब दोनों क्रिस्टल आपस में मिलकर एक बड़ा क्रिस्टल बना ले, जटिल क्रिस्टल बना ले, तो इसीलिए इसको आणविक यौगिक कहा गया। योगात्मक यौगिक कहो और चाहे आणविक यौगिक कहो, बात समझ में आ गया? अब ये जो योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। समझ में आया कि नहीं? योगात्मक अथवा आणविक यौगिक को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यानी जो योगात्मक अथवा आणविक यौगिक होते हैं इनको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है ए द्विक लवण, द्विक से बोलते हैं डबल साल्ट, द्विक लवण डबल सॉल्ट। अगला है उपसाह संयोजी अथवा जटिल या संकर यौगिक को ऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। भाई जो योगात्मक अथवा आणविक यौगिक होते हैं, जो अभी हमने कहा कि दो यौगिक का आपस में मिला दिया एक यौगिक बना लियो, तो एक यौगिक जो बनाओगे ये दो प्रकार के होते हैं। इनको दो कैटेगरी में रखा गया है। एक को कहा गया द्विक लवण डबल सॉल्ट और एक को कहा गया उपसाह संयोजी अथवा जटिल अथवा संकर यौगिक। यानी चाहे उपसाह संयोजी यौगिक कहो, चाहे जटिल यौगिक कहो और चाहे संकर यौगिक कहो, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आपको इस लेसन में पढ़ाना क्या है? उपसाह संयोजी यौगिक पढ़ना है ना। ये लेसन ही तो आपका यही है, उपसाह संयोजी यौगिक। तो इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन जानना तो सबको है ना। जानोगे नहीं तो एग्जाम में पूछ लेता है
कि उपसा संयोजी यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर बताओ। ले जब दोनों जन में करो अंतर कहां। सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल लो द्विक लवण, डबल सॉल्ट, द्विक लवण, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब 2 साल्ट मिला रहा है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि ठोस अवस्था में तो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, लेकिन विलयन अवस्था में जाने पर अपना अस्तित्व खो देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्विक लवण बोलते हैं। लिख लो। आणविक यौगिक वे आणविक यौगिक जो ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, परंतु विलयन में वे अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। भाई ऐसे लवण, ऐसे डबल लवण, ऐसे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही विलयन अवस्था में जाते हैं वह अपना अस्तित्व खो देते हैं, मतलब अपने अपने आयनों में जो है विघटित हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्विक लवण या डबल सॉल्ट कहते हैं। ने डबल सॉल्ट केवल जितनी देर रख के देखे तो उतनी देर बाद डबल सॉल्ट पानी में जैसे डरबो वह अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी आपको हमने बताया है, एग्जाम्पल लिख लो डबल सॉल्ट का। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 into 6H2O, ये क्या है? डबल सॉल्ट है ना। इसको किसका नाम जानते हो? मोहर लवण। कौन लवण हुआ है? मोहर लवण है। मोहर लवण जल में आप डालोगे, देखो कौन में रंग दिखाओ Fe2 प्लस चार्ज, Fe2 प्लस चार्ज AQ, जैसे विलयन में जे Fe2 प्लस चार्ज प्लस NH4 प्लस चार्ज, यो टूट गया, और प्लस SO4 2 नेगेटिव चार्ज AQ। जलीय आयनों का मिश्रण। देखिए हमने कहा द्विक लवण वे आणविक यौगिक जो ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, परंतु विलयन में वे अपने अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे मोहर लवण है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O, ये जो है जल में जैसे डालोगे Fe प्लस चार्ज अलग, NH4 प्लस चार्ज अलग, SO4 नेगेटिव चार्ज अलग, सब अपने अपने चार्ज जो है आयनों में टूट जाते हैं। तो जो अपने अपने जल में अपना अस्तित्व खो देते हैं, अपने अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं, वो द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है। पोटास फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O, ये है पोटास एलम। पोटास एलम K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O, इसको बोलते हैं क्रोम एलम। ठीक। अरे ये आपका द्विक लवण हो गया। अब उपसा संयोजी यौगिक लवण इसको बताएंगे। तो उपसा संयोजी यौगिक जब बताएंगे तो इनके खानदान पढ़ेगा है, इनके खानदान के डिटेल्स पढ़ा दे आगे से पीछे तक। अब इसमें कोई चीज ना समझ में आया तो पूछ लीजिए।